हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अर्थात आज के क्लास में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। आईएमएफ को द फंड के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये फंड देने का कार्य करता है। आईएमएफ की कल्पना या जो इसका जो स्ट्रक्चर था वो जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तैयार कर दिया गया। अर्थात इसके जो तैयार करने की कल्पना थी वो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था इसमें इसकी कल्पना कर दी। इस सम्मेलन में 44 देशों ने पार्ट लिया था, 44 कंट्री ने इसमें पार्ट लिया था। जो आईएमएफ का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक का है। जो आईएमएफ है उसका फाइनेंशियल ईयर है 1 मई से 30 अप्रैल तक का इसका फाइनेंशियल ईयर है। वैसे अकाउंटिंग ईयर इसका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 मई से 30 अप्रैल तक का है। आईएमएफ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्षेत्र में गार्डियन टू गुड कंडक्ट के रूप में भी जाना जाता है। आईएमएफ को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्षेत्र में जो भुगतान शेष है उसके क्षेत्र में गार्डियन टू गुड कंडक्ट के रूप में भी इसको जानते हैं। आईएमएफ है ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने, टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भुगतान संतुलन के लिए बनाए रखने के लिए स्थापित की गई। अर्थात जो आईएमएफ है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगमता मिलेगी, टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और भुगतान संतुलन है वो ठीक रहेगा। इसको सोचते हुए आईएमएफ की स्थापना की गई। जो आईएमएफ है उसकी जो फाइनेंशियल कमेटी है या जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ इंक्लूड किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो मेंबर कंट्री है उसके 189 है। उन सभी मेंबर कंट्री के एक गवर्नर या सबसे जो अल्टरनेटिव गवर्नर होता है वो इंक्लूड किया जाता है। गवर्नर है वो या तो उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है या उसका जो सेंट्रल बैंक का जो हेड है वो हो सकता है। इसके अलावा जो मेंबर कंट्री की अगर बात करें तो आज इसके मेंबर कंट्री 189 है। जो लास्ट कंट्री जो इसका मेंबर बना था वो नेहरू था जो कि 12 अप्रैल 2016 को इसका मेंबर्स बना। इंडिया है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, अर्थात जब इसकी स्थापना हुई थी तब से इसका मेंबर है। 1945 से इसका मेंबर है इंडिया। नेक्स्ट अगर हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 डायरेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें 24 डायरेक्टर इंक्लूड किए जाते हैं जो कि 189 कंट्री के जो मेंबर कंट्री है उनके जो ये गवर्नर्स है या जो उनके मिनिस्टर है उनके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। जो 24 डायरेक्टर है वो उन डायरेक्टर में वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल कंट्री को या ग्रुप ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात 24 डायरेक्टर है वो सारे या तो उनके जो रिप्रेजेंटिंग में है वो एक कंट्री हो सकती है या एक से ज्यादा कंट्री भी हो सकती है। जो कि कुछ कंट्री है जिनके लिए केवल सिंगल डायरेक्टर है, जैसे यूएसए, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया, इन सभी कंट्री के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर है। सुरजीत एस भल्ला जो कि इंडियन डायरेक्टर है जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करता है। इसके अलावा यह बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के भी रिप्रेजेंटेटिव करने वाले डायरेक्टर है।
ये इनकी जो इमेज दिखा रखी है ये सुरजीत एस भल्ला जी है। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर में जो चेयरमैन होता है वो इंक्लूड किया जाएगा, जो कि मिस क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बुल्गारिया से है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, या एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो चेयरमैन है वो है। ये 1 अक्टूबर 2019 से इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन है IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो कि हमें इनकी इमेज दिखाई है। IMF के अगर फंक्शंस की अगर हम बात करें तो IMF का फर्स्ट फंक्शन है सर्वाइलेंस है, सेकंड फंक्शन है टेक्निकल असिस्टेंट और थर्ड फंक्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंट। जो फंक्शन सर्वाइलेंस का मतलब है एज ए डॉक्टर जो परामर्श देता है, ये गैदरिंग करता है डाटा की एंड असेंडिंग इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ कंट्री, जो डाटा उनको इकट्ठा करता है और जो पॉलिसी है उनको तैयार करने का ये कार्य करता है, साथ निगरानी रखने का कार्य करता है एक डॉक्टर की तरह। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, ये टेक्निकल असिस्टेंट जैसे एक टीचर है उसकी तरह कार्य करता है। ह्यूमन स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ कंट्री की उनको इंक्रीज करने का कार्य करता है, ये टेक्निकल हेल्प करने में कंट्रीज की जो मेंबर कंट्री उनकी सहायता करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सहायता देता है IMF, जैसे लाइक ए बैंकर्स, ये लोन प्रोवाइड करने का कार्य करता है सपोर्ट रिफॉर्म के साथ। IMF के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट का यूज किया जाता है, SDR का यूज किया जाता है। SDR है वो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करने के लिए IMF ने पेपर गोल्ड के रूप में शुरू किया। SDR है वो एक पेपर गोल्ड के रूप में शुरू किया गया है IMF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करने की। SDR को IMF ने 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए शुरू किया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति के रूप में माना जाता है, अर्थात इसे इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स के रूप में माना गया है। जो SDR है वो एक पेपर गोल्ड है। इसकी जो शुरुआत है वो 1969 में सदस्य देशों के लिए, जो इसके मेंबर कंट्री उनके लिए शुरुआत की गई। इसको इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स के रूप में माना गया है। जो SDR है न तो कोई मुद्रा है न ही IMF पर इसका कोई दावा किया जा सकता है, अर्थात IMF पर इसके लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। SDR कोई मुद्रा नहीं है। जो शुरुआत में SDR शुरू की थी तो SDR सोने की 0.888671 ग्राम के बराबर होती थी, मतलब 1 SDR बराबर ये इज इक्वल टू सोने के बराबर होगी, जिसे उस समय $1 के बराबर माना गया था। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम के पतन के बाद SDR को मुद्रा की टोकरी के रूप में नए सिरे से परिभाषित कर दिया गया। मतलब जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है उसका पतन हो गया, उसके बाद SDR को मुद्राओं की टोकरी के रूप में नए सिरे से परिभाषित कर दिया गया। इस टोकरी में जो SDR की जो टोकरी है उसमें 5 देशों की मुद्राओं को शामिल किया गया है। अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेनमिनबी, जापान की येन, यूके के पाउंड। अर्थात SDR है उसकी शुरुआत 1969 में हुई। इसमें 5 कंट्री की मुद्राओं को शामिल किया जाता है, अमेरिका डॉलर, यूरो, चीन की मुद्रा रेनबी, जापान की येन, यूके पाउंड एक्सेट्रा इसमें शामिल किए जाते हैं। जो 1 SDR था वो इज इक्वल टू था 0.888671 ग्राम सोने के बराबर। जिस समय ये इशू किया था तो ये $1 के बराबर था। जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम का पतन हो गया तो इसे SDR की टोकरी के रूप में परिभाषित कर दिया गया। SDR का प्रयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है, रिजर्व एसेट्स के रूप में किया जाता है। SDR आउटर में एक देश की हिस्सेदारी अपने कोटे के अनुपात में स्थापित होती है। अर्थात है SDR है उसका जो अलॉटमेंट है वो देश के कोटे पर निर्भर करता है। SDR कोटा IMF के फैसलों में एक सदस्य को वोटिंग पावर तय करता है। जो SDR का कोटा है
वो आईएमएफ के जो मेंबर्स का है उनका जो वोटिंग पावर है उनको डिसाइड करने में उनकी हेल्प करता है। फिलहाल आईएमएफ में भारत का कोटा जो है, अगर फिलहाल भारत में आईएमएफ का कोटा देखें तो 2.76% है और सामान्य कोटे में इसका 8वां स्थान है भारत का। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा कोटा जो कि 17.46 है। जैसे कि दिखा रखा है कि कोटा है जो इंडिया का वो 2.76 है और वोटिंग पावर देखे तो 2.65% वोटिंग पावर है। अर्थात एचडीआर है उसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्तियों के रूप में किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग ही कोटे का डिसाइड किया जाता है और ये जो मेंबर कंट्री है उनके वोटिंग पावर को तय करने में सहायता करता है। भारत का कोटा है वो 2.76 है जो कि भारत का स्थान 8वां डोनेट करता है। जिस देश को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या विदेशी मुद्रा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जरूरत पड़ती है वह सस्ती दर पर आईएमएफ से लोन ले सकता है। अर्थात आईएमएफ है उससे जिस देश को धन की जरूरत पड़ती है वो आईएमएफ से लोन ले सकता है। आईएमएफ देश एचडीआर में अपनी अधिकतम सीमा के 2 गुना तक एचडीआर ले सकता है। जो आवेदक देश है वो क्या कर सकते हैं, एचडीआर में अपनी अधिकतम जितनी सीमा है उससे 2 गुना तक एचडीआर ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं। आईएमएफ है वो 4 क्रेडिट लाइन का यूज करता है। एफईएल फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, पीएलएल प्रिकॉशनल रीडिंग, एसबीए स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ईएफएफ एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी। तो सबसे फर्स्ट जो अगर देखें फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, दिस इज गिवन टू द कंट्री यूजुअली बिफोर दे गेट इनटू ए प्रॉब्लम। ये तभी यूज किए जाते हैं जब वो कोई भी समस्या में हो, कोई भी कंट्री मेंबर, तब इसका यूज किया जाता है। दे आर द वंस विद बेटर पॉलिसी, ये बेटर पॉलिसी तैयार करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एफएलएल प्रिकॉशनल लेंडिंग, दिस इज फॉर द कंट्री दैट आर बिगिनिंग टू गेट वीक। अर्थात जो कंट्री वीक होने लगी है या शुरुआत है, जिस कंट्री की आर्थिक स्थिति वीक हो रही है उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट, दिस इज गिवन कंट्री दैट आर क्यूट वीक है, और जो अभी वीक हुई है परंतु वो अपने आप को तुरंत सुधार सकती है अपनी इकोनॉमी को, तो उसके लिए भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया जाता है। एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी, ये उनके लिए दिया जाता है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्वल नहीं है, अर्थात जो ट्रबल में है, कष्ट में है और जिसको लंबे समय तक हेल्प की जरूरत होती है। इंडिया ने इस तरह का लोन 1981-82 में लिया था फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। 1991-92 में लिबरलाइजेशन के टाइम जब मनमोहन सरकार ने लिबरलाइजेशन का किया था उस टाइम इससे फंडिंग लिया था। और इसके अलावा आईएमएफ से आफ्टर सितंबर 2002 के बाद इंडिया ने कोई भी तरह का क्रेडिट नहीं लिया। आईएमएफ की स्थापना करने का जो मुख्य मोटिव है वो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई। विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, विनिमय प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए और कम करने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रतिकूल असंतुलन को दूर करने के लिए और सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी इसकी सहायता की गई। अर्थात इसकी सहायता जो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको सुनिश्चित करने के लिए, विनिमय दर है उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें असंतुलन को दूर करने के लिए, और जो एक्सचेंज जो भी रेस्ट्रिक्शन थी, जो प्रतिबंध थे उनको खत्म करने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधि में असंतुलन को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में हमने आईएमएफ के बारे में डिस्कस किया। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।